दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम डेमोक्रेसी ऐसे कर रहे थे, तो पिछली बार हमने यहाँ पे छोड़ा था, है ना? अब इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी हैव नॉट द टाइम और द कॉम्पिटेंस टू जज अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट फेस अस। तो आगे राइटर बोल रहे हैं, मतलब राधा कृष्ण जी आगे बोल रहे हैं कि वी हैव नॉट द टाइम, ना तो हमारे पास समय है और ना ही कॉम्पिटेंस, ना ही हमारे अंदर वो क्षमता है जो हम जज कर सकें, हम ये निर्णय ले सके अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट फेसेस। जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने है ना, उनको हम फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हम उनको मतलब परख सकें, उनको जज कर सकें, ऐसी ना तो हमारे अंदर क्षमता है ना हमारे पास में समय है। नॉर हैव वी द इंक्लिनेशन टू ट्रस्ट द लीडर्स हु हैव प्रोपोर्शनड पर्सपेक्टिव। और ना ही हमारे मतलब बोल सकते हो, नॉर वी हैव द इंक्लिनेशन टू ट्रस्ट द लीडर्स, ना ही हमारा ये झुकाव है किसकी तरफ, ऐसे नेताओं को हम ट्रस्ट कर सकें हु हैव ए प्रोपोर्शनड पर्सपेक्टिव, जिनका मतलब एक तरीके से इस तरह की उनकी उनकी मतलब सोचने की क्षमता है, मतलब उनका एक बोल सकते हो आप पर्सपेक्टिव है, मतलब नजरिया है कि मतलब कह सकते हो आप लोग एक प्रोपोर्शनट का मतलब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, मतलब है ना, यहाँ पे है कि कोई चीज है, उस चीज की तरफ उसके दो चीजें मान लो आप, ऐसे देखो, एक दो चीजें हैं, ये बड़ी चीज है एक छोटी चीज है, कोई भी मतलब उन दोनों चीजों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, उसके कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से पहलू हैं। यानी कि प्रोपोर्शनड पर्सपेक्टिव जो है ना, वो ऐसा पहलू, मतलब इस तरह की सोच हमारी जो पूरा आकलन कर सके कि भाई ये चीज है और इस चीज में ये खामियां हैं, हमें इसको उस तरीके से बदलने की आवश्यकता है कि ये सही तरीके से चल सके। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि नॉर वी हैव द इंक्लाइनेशन टू ट्रस्ट द लीडर्स हु हैव प्रोपोर्शनड पर्सपेक्टिव, कि ना ही हमारा मतलब थोड़ा भी झुकाव नहीं होता कि हम ऐसे लीडर्स पे भरोसा कर सकें जिनका प्रोपोर्शनड पर्सपेक्टिव हो, जिनकी इस तरह की सोच, इस तरह की मतलब सोचने की तरीका हो, इस तरह की उनकी धारणाएं हो कि वो अगर किसी सिस्टम में कमी है तो उस कमी को सुधार के वो उस सिस्टम को चलने लायक बना सकते हैं। परंतु हम ऐसे लीडर्स को मौका नहीं देते जो इस तरह की सोच रखते हैं। As the mass is the most significant factor, its opinion prevail over those of the thinking few। क्योंकि देखो, जैसा बता दीजिए, मास जो भीड़ है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, अब तो सबसे इंपॉर्टेंट कारक बन गया, कारण बन गया है। क्यों? क्योंकि देखो, भीड़ ने जो बोल दिया वो सब सही है, यही तो चल रहा है कि मास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके जो ओपिनियन है ना, भीड़ के जो ओपिनियन है ना, वो प्रिवेल ओवर दोज ऑफ द थिंकिंग फ्यू। अगर कुछ लोग सोचने की क्षमता रखते हैं या कुछ सोच विचार के कोई डिसीजन ले रहे हैं, उन थिंकिंग फ्यू, उन कुछ लोगों की कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि जो ओपिनियन मास यानी क्राउड ने जो ओपिनियन रख दिया ना, वही ओपिनियन सही मान लिया जाएगा। ठीक है? और जो कुछ लोग सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, उनकी कोई नहीं सुनेगा। तो मास मास है ना, वो भारी पड़ गई है सबके ऊपर, यानी भीड़ भारी पड़ गई है। A sort of Grecian's law of mental currency by which good, well considered opinion is being constantly driven out by that which is hasty, impulsive and bad and operates। देखो, ग्रीशम एक व्यक्ति थे, दार्शनिक थे, मतलब एक्सपेरिमेंट्स बोल सकते हो, कई फील्ड में थे, फिलोसफर, स्कॉलर, साइंटिस्ट, कुछ भी बोल लो इनको, है ना, दार्शनिक। तो ग्रीशम ने एक्चुअल में एक सिद्धांत दिया था मेंटल करेंसी का। ये मेंटल गलत है, एक्चुअल में ये मेटल होगा, ठीक है? मेटल करेंसी का एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बोला था कि सपोज, उदाहरण के तौर पे, उनके पास सिद्धांत समझा देता हूँ आपको कि भाई, उदाहरण के तौर पर मान लो किसी राज्य में चांदी के सिक्के चल रहे हैं, ठीक है? चांदी के सिक्के चल रहे हैं। अब अचानक क्या हुआ कि राजा ने डिसाइड किया, रूलर ने डिसाइड किया कि भाई अब से है ना तांबे के सिक्के चलेंगे, ठीक है? अब से तांबे के सिक्के, नए सिक्के निकाल दिए, और मान लो 10 रुपए का चांदी का सिक्का है, 10 की वैल्यू है उसकी, और उसी 10 की वैल्यू का एक तांबे का सिक्का निकाल दिया। तो और राजा ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई इस तांबे की सिक्के की वैल्यू भी चांदी के सिक्के के बराबर ही मानी जाएगी, ठीक है? अब चांदी तो चांदी होती है, तांबा तांबा होता है, चांदी तो ज्यादा कीमती है तांबे के मुकाबले। तो लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट में ये तांबे का सिक्का आएगा ना, वो अपने घर के चांदी के सिक्कों को बाहर निकालने बंद कर देंगे, घर में बंद कर धर देंगे, और कहीं से उनके पास चांदी के सिक्के आएंगे तो घर में छुपा के रख देंगे उनको। क्योंकि उनको पता है कि भले ही सरकार ने इनकी वैल्यू सेम मान ली है, परंतु चांदी की खुद की अलग से वैल्यू है और जो कि कीमती है। तो वो क्या करेंगे, इस करेंसी को तो घर में इकट्ठा करते जाएंगे और इसको यूज करेंगे, तांबे वाली को। तो क्या हो गया, देखो, ग्रीशम का जो लॉ है ना मेटल करेंसी का, बाय विच गुड और वेल कंसीडर्ड ओपिनियन इज बीइंग कॉन्स्टेंटली ड्रिवन आउट। तो क्या हो गया कि भाई एक लो क्वालिटी की जो करेंसी मार्केट में आई, मुद्रा आई, उसने एक हाई क्वालिटी की मुद्रा को बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दी? क्योंकि वो चलन में ही नहीं है, लोगों ने घर में जमा कर रख लिया उनको, वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते उनको, और जो लो लेवल की उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ग्रिसम का जैसे लॉ है ना मेटल करेंसी का,
कि भाई उसकी उसी तरीके से क्या हो गया, जो अच्छा वेल कंसीडर्ड ओपिनियन, यानी जो लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जो अच्छा अपना राय रखते हैं सामने, उन उन अच्छी और वेल कंसीडर्ड जो ओपिनियन है ना, उसको सब बाहर निकाल देते हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कहने का मतलब वैल्यू का मतलब उसको कोई चलन में नहीं रहने देता, उसको चलन में चलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो हेस्टी है, इम्पल्सिव है, बैड एंड ऑपरेट्स, मतलब जो लोग जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, है ना, इम्पल्सिव होते हैं, जल्दीबाजी में बिल्कुल कोई सोच समझ कुछ नहीं रहे, मन में आ गई वो कर देंगे, बैड, और साथ में जो बुरे होते हैं, जिनको कुछ है नहीं, आइडिया नहीं क्या चीज कैसे करनी है, साथ में वो चरित्र की तरफ से भी देखा जाए, उनका चरित्र भी बेकार होता है। तो ये उसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, इनकी चलती है, किनकी, इन जल्दीबाजी में डिसीजन लेने वाले, चरित्र से खराब लोग, इनकी चलती है। और जो अच्छे डिसीजन लेने वाले, कुछ सोच समझ के लेते हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता है, वो चलन में नहीं आते, वो मार्केट में आते ही नहीं है, वो ओपन, उनके व्यूज कभी सामने नहीं आ पाते, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरह से एक बेकार तरह की करेंसी मार्केट में आ गई तो अच्छी करेंसी बिल्कुल गायब हो जाएगी मार्केट से, उसी तरीके से इन लोगों के सामने ये अच्छे लोग होते हैं, ये गायब हो जाते हैं, इनकी कोई नहीं सुनता। तो ये है ग्रीसम का लॉ ऑफ मेटल करेंसी, ठीक है। अब देखो, देयर इज अ टेंडेंसी इन ऑल डेमोक्रेसीज टू स्टैंडर्डाइज थॉट एंड बिलीफ। अब देखो, डेमोक्रेसीज में एक चीज, मतलब बोल सकते हो टेंडेंसी है, झुकाव है एक चीज का, किस तरीके से, टू स्टैंडर्डाइज थॉट एंड बिलीफ, कि भाई थॉट और बिलीफ को स्टैंडर्डाइज कर दी जाए। स्टैंडर्डाइज का मतलब एक स्तर का बना दिया जाए। कि स्तर का कैसे बन जाता है? स्तर का ऐसे बन जाता है कि कुछ नियम कायदे फिक्स कर दिए। उदाहरण के तौर पर एक पार्टी है, पार्टी ने अपने कुछ नियम कायदे बना रखे हैं, उन नियम कायदों पर ही सभी लोगों को चलना पड़ेगा जो उस पार्टी के मेंबर हैं। अगर एक व्यक्ति की विचारधारा अलग है उन नियम कायदों से, तो भी उसकी विचारधारा की कोई वैल्यू नहीं है। जो पार्टी कह रही है वैसे करो, पार्टी बोल रही है हाँ में हाँ मिलाओ, तुम हाँ में हाँ मिलाओ, पार्टी बोल रही है इसका विरोध करो, तुम्हें विरोध करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, डेमोक्रेसी में स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्ड की चीजें होने लग गई, यानी एक ही नियम कायदे, एक ही स्टैंडर्ड, एक ही लेवल की। ऐसे नहीं है कि किसी का लेवल ऊपर है, किसी का लेवल नीचे है, कोई ज्यादा अच्छा सोच रहा है, कोई बेकार सोच रहा है, कोई किसी की थिंकिंग एबिलिटी का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, किसी के विचारों की कोई वैल्यू नहीं है। कोई बहुत अच्छे विचार हैं तो उसके विचार गायब हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है नहीं, आपको वैसे करना पड़ेगा जैसे पार्टी कर रही है। तो मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, वो एक स्तर पे लाके रोक दी जाती है, एक स्तर पे लाके रोक जाती है। सभी को एक ही तरीके से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे मशीन काम कर रही होती है, जो मशीन उनको ऐसा करने पे मजबूर करती है। तो क्या कर दिया, राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जो सोचना, थॉट, हमारे थॉट, जो हमारी धारणाएं होती है ना, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, उसको एक जैसा बना दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड का कर दिया जाता है। अगर किसी के विचार अच्छे भी हैं, ज्यादा भी उस स्टैंडर्ड से अच्छे हैं, तो अभी उसकी कोई नहीं मानेगा और उसको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि उस स्टैंडर्ड में माना गया, मतलब जो सब लोग कर रहे हैं। तो विचारों को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। और माइंड वर्क मैकेनिकली, और हमारा दिमाग कैसे काम करता है, मशीन की तरह काम करता है। जैसे मैंने बताया ना अभी, एक बड़ी मशीन ने बोल दिया भाई कि ऐसे करना है, वैसे ही करना है, तुम्हारी खुद के विचार कैसे भी हो चाहे, और हमारा दिमाग मशीन की तरह काम करना करना लग जाता है। दिस मशीनाइजेशन ऑफ माइंड इज डेडली टू ऑल क्रिएटिव एंटरप्राइज। और ये दिमाग का जो मशीनीकरण हो रहा है ना, ये सारी की सारी क्रिएटिव चीजों के लिए एक तरह से मृत्यु के समान है। यानी आप कुछ क्रिएटिव करना चाहो ना लाइफ में, तो आप क्रिएटिव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको करने ही नहीं दिया जा रहा है। आपके दिमाग को मशीन की तरह बना दिया जाता है। एक मशीन तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की तरह चलती रहती है, उसमें कोडिंग कर रखी है, नियम कायदे फिट कर रखे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए अंदर, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार आप काम करते जाओ, आपको उनका विरोध नहीं करना, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, आपका दिमाग तो मशीन बन चुका है। The highest creations are evolved not as the result of thinking according to a pattern, but as the outcome of insight, hard reflection and solitary meditation of man। अब देखो आगे बोल रहे हैं राधा कृष्णन जी कि जो हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट क्रिएशंस आर इवॉल्व, जो सबसे उच्च स्तर की, जो हम कोई बोल सकते हैं क्रिएशन करते हैं, है ना, कोई नई चीज बनाते हैं, कोई नई डिस्कवरी खोज करते हैं, जो हाईएस्ट स्तर की चीज होती है ना, जो हम पैदा करते हैं, वो इवॉल्व, वो पैदा होती है नॉट एज द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू पैटर्न, वो किसी एक पैटर्न के अनुसार सोच समझने से नहीं आती है। यानी मान लो आपको एक ही तरह की सोच समझने की के लिए बाधित कर दिया जाता है, आपको बंधन में बांध दिया गया है कि भाई आप एक ही तरीके से सोचोगे समझोगे। आप, जैसे मैं उदाहरण बार बार एक पार्टी का रूल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें यही होता है कि भाई आपको कुछ नियम कायदे बता दिए, पार्टी के कुछ रूल्स बता दिए, उसके अनुसार ही आपको चलना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। तो उसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि भाई जो सबसे उच्च स्तर की जो क्रिएशन होती है ना, वो इस वजह से नहीं हो पाती, मतलब वो इसका कारण नहीं, इसकी रिजल्ट नहीं है, किसका रिजल्ट नहीं है, थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ए पैटर्न। एक पैटर्न के अनुसार आप सोचते रहोगे, समझते रहोगे, तब तो आप कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो एक सीमा में बंद के रह जाओगे, उस पैटर्न में जो चीजें हो रही हैं उन्हीं उन्हीं के अनुसार आप करते रहोगे लगातार लाइफ भर काम, और आप कुछ हटके कर ही नहीं पाओगे, है ना। कुछ क्रिएटिव
कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए बोल रहे हैं वो क्रिएटिव चीज कब कर पाता है इंसान, है ना, वो एक्चुअल में रिजल्ट होता है कब कर पाता है, जब वो इनसाइट अपने अंदर सोचता है, हार्ड रिफ्लेक्शन चीजों के ऊपर ध्यान से मनन करता है, एंड सोलिटरी मेडिटेशन और ध्यान लगाता है एकांत में जाके। who are lifted above the common groove, मतलब ऐसे आम जनता से ऊपर उठता है, मतलब जो लोग एक थिंकिंग में बंद के रह गए हैं, एक सोच विचार में बंद के रह गए हैं, उस सोच विचार से ऊपर उठता है और मनन करता है, ध्यान लगाता है, चीजों को आकलन करता है, सही क्या है गलत क्या है इनको पहचानता है, तब वो जाके एक उच्च स्तर की क्रिएशन कर पाता है। और परंतु डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, वो क्रिएशन हो नहीं पा रही, क्योंकि सब के सब एक पैटर्न एक सोच विचार के अंदर बंद के रह गए हैं। पैराडॉक्सिकल एज इट मे सीम, ये बड़ा विरोधाभासी नजर आता है, परंतु डेमोक्रेसी इन इट्स एक्चुअल वर्किंग इज एंटी डेमोक्रेटिक। परंतु डेमोक्रेसी है ना, जो देखा जाए तो सही मायने में जब वो काम कर रही है ना, उस हिसाब से तो वो एंटी डेमोक्रेटिक हो गई है। क्यों? क्योंकि ना तो कोई डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता का राज होता है, जनता को पूरी फ्रीडम होती है, सोचने समझने की ताकत होती है, परंतु ये तो हो ही नहीं रहा है। सबको एक दायरे में बांध दिया जाता है, जैसे बड़े लोग कर रहे हैं वैसे करते जाओ, है ना। तो ये विरोधाभासी हो गया है, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गई, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गई कि भाई डेमोक्रेसी, इसका नाम डेमोक्रेसी है, मतलब आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको आजादी मिलेगी, है ना, वो सब चीजें, उसमें एक्चुअल में उसका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, एंटी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, बल्कि वो उसका नेचर ही उल्टा है। इट्स सेंट्रल मोटिव इज रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो सेंट्रल मोटिव है ना, वो क्या है, इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करना। मैन बी दाई सेल्फ, इंसान खुद रहेगा। सेट इब्सन ने कहा था कि मैन बी दाई सेल्फ, मैं आदमी को खुद के जैसा रहने दो, उसे खुद करने दो, सोचने दो, समझने दो, मैन बी दाई सेल्फ, है ना। तो जो इंडिविजुअल के ऊपर जो सेंट्रल फोकस होना चाहिए ना, वही गायब है डेमोक्रेसी के अंदर। और परंतु जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, डिमांड दैट वी कन्फर्म टू ए मोर और लेस कन्वेंशनल पैटर्न। परंतु जो हमारी डेमोक्रेसी किस बात की डिमांड करती है, वो बोलती है कि भाई एक परंपरागत पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न के अनुसार ही सब चलने दो, मतलब, है ना, वो इंडिविजुअल को फ्रीडम ही नहीं देती। where the inner life runs the risk of being starved, जहां जो अंदरूनी जीवन है ना हमारा, एक इंडिविजुअल का जो अंदरूनी जीवन होता है, जहां वो सोचता है, समझता है, वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करता है, वो इनर लाइफ जो है ना, वो क्या हो जाती है, वो प्यासी या भूखी मर जाती है। यानी कि उसको मतलब कभी वो आजादी नहीं मिल पाती कि वो कुछ सोचे समझे कुछ करे, क्योंकि वो एक पैटर्न में बंद किया जाता है, उसको उसकी सोचने समझने की शक्ति को डेवलप ही नहीं होने दिया जाता, और उसको एक पैटर्न में, एक थिंकिंग, एक मतलब बोल सकते हो कुछ रूल्स नियम कायदों उन्हीं में बांध के रख दिया जाता है। देयर कैन बी नो प्रोग्रेस इन थॉट इफ वी ऑल बिगिन टू एग्री इन आवर आइडियाज। तो देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं राधा कृष्ण जी, कि हमारे विचारों में कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी अगर हम सब के सब अपने आइडियाज में एग्री हो जाए। यानी मान लो मैंने कुछ बोल दिया, अब कल को दूसरा व्यक्ति है, वो भी मेरी हाँ सही बोल रहे हो, तीसरा बोल रहा हाँ सही बात है बिल्कुल, सब की सब दुनिया अगर वैसा ही बोलेगी जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो ये तो कभी विचारों का प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। अब जब तक आप मेरे विचारों से में कुछ एक्स्ट्रा ना जोड़े, ठीक है, या फिर मेरे विचारों में कुछ कमी ना निकाले, या फिर आप मतलब कुछ नई चीज निकाल के नहीं लाए, तब तक कैसे थॉट्स का प्रोग्रेस होगा, मतलब थॉट्स प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे, विचार आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे अगर सबके सब हाँ में मिलाए, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं एक दूसरे की, सब एक जैसा ही सोचेंगे ना, तो कभी थॉट्स का प्रोग्रेस हो नहीं सकता। देयर कैन बी नो पॉलिटिकल इक्वालिटी वेयर देयर इज सो मच इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब देखो आगे राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं कि देखो जो राजनीतिक इक्वालिटी कभी नहीं हो सकती, यानी राजनीति में समानता कभी नहीं आ सकती, किस जगह पर, जहां पे आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जहां होगी ना, वहां पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं आ सकती। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, है ना। अब क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी कब होगी, ये हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि चलती पॉलिटिकल राजनीतिक पावर किसके पास में आती है डेमोक्रेसी में, जिसके पास में पैसा हो, पावर हो। अब जिसके पास में पैसा पावर ही नहीं है, तो वो तो बेसिकली उसके पास तो कम मौका है चुने जाने का, चुनाव जीतने का कम मौका है, तो ये पॉलिटिकल समानता तो कभी हो ही नहीं पाई, वो चुनाव में खड़ा होना ही उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, खड़ा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक जो समानता है ना, वो तभी आ सकती है जब सबके सब एक ही स्तर के हों पैसे के मामले में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, सब एक ही स्तर में आ जाए पैसे के मामले में, तभी राजनीतिक समानता सकती है, तभी सभी को बराबर मौका मिलेगा, वरना जो पैसे वाले हैं वही राज करते रहेंगे। Labor, socialist, and communist organizations are attempting to capture the state and its machinery for the end of establishing a better social order। अब जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना, संस्थाएं जो कि लेबर्स को फेवर करती हैं, सोशलिस्ट संस्थाएं होती हैं, कम्युनिस्ट संस्थाएं होती हैं, इन सब की अपनी अपनी विचारधाराएं, है ना। तो ये अलग अलग संस्थाएं हैं, ये सब कोशिश करती रहती हैं किस तरह से राज्य को कब्जे में किया जाए, क्योंकि इन सब की पार्टी होती है, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब पार्टीज होती हैं, और इस चुनाव में जीतने की कोशिश करती हैं, ये सत्ता को अपने हाथों में हथियाने की कोशिश करती हैं, किस काम के लिए, एंड इट्स मशीनरी फॉर द एंड ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए बेटर सोशल ऑर्डर, एक
अच्छा सामाजिक ऑर्डर, समाज में एक नया तंत्र, एक अच्छा तंत्र पैदा हो, इसके लिए सब प्रयास करती रहती हैं। परंतु एक्चुअल में होता क्या है, ये सब प्रयास करती हैं अपने ही समुदाय के लिए, लेबर क्लास के लिए करेंगे, सोशलिस्ट समाजवादी उस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए, कम्युनिस्ट लोग हैं तो कम्युनिस्टों की ज्यादा सोचेंगे, मतलब उस तरीके से उनका भला ज्यादा करेंगे, क्योंकि होती तो ये एक क्लास की है, ये पूरे कंट्री की नहीं होती, एक वर्ग की ऑर्गेनाइजेशन से, एक वर्ग, एक क्लास की मतलब बोल सकते हैं, ये समुदायों की ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है ये। सो नेशनल बैरियर्स आर ब्रोकन डाउन एंड क्लास एंटेगोनिज्म एम्फसाइज। तो क्या होता है कि नेशनल बैरियर्स, जो एक राष्ट्र के जो बैरियर्स है ना, कहने का मतलब है कि एक देश से बाहर निकलकर बोल सकते हो क्लास एंटेगोनिज्म फैल जाती है। क्लास एंटेगोनिज्म मतलब एक वर्ग के खिलाफ नफरत। अब जैसे मान लो म्यांमार है, म्यांमार में एक वर्ग, कोई समुदाय है, उसके खिलाफ में अत्याचार हो रहा है। अब क्या हो रहा है, वो उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, पर वहां से लोग भाग के भारत आ गए। ठीक है, भारत आ गए। अब भारत में आ गए और वो यहाँ पर रहने लग गए, मतलब यहाँ पर वो सरकार से शरण मांग रहे हैं, सरकार उनको शरण भी दे रही है, परंतु अब क्या हो गया, इनका अंदरूनी मामला फैल के आ गया यहाँ भारत में। ठीक है, क्योंकि वो लोग भाग के इधर आ गए। तो ये क्या हो रहा है कि क्लास एंटेगोनिज्म है ना, वो एक्चुअल में देश की बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकल जाती है, यानी कि वो अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी हो सकता है कि क्या हो रहा है, इस देश में जिस समुदाय के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, अब अत्याचार करने वाला समुदाय कोई होगा और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो भी एक समुदाय है। ठीक है, तो जिस पे अत्याचार हो रहे हैं वो भाग के इंडिया आया, तो जो अत्याचार करने वाला जो समुदाय है ना, वो इंडिया में भी तो होगा, है ना। तो वो देखिएगा कि म्यांमार में इनके खिलाफ ऐसा हो रहा था, तो वो लोग इन लोगों को यहाँ वैसे ही ट्रीट करेंगे, यानी कि जो भाग के हैं इनके खिलाफ, जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो भी हो सकता है कि वैसा ही ट्रीटमेंट दे जैसा कि इनके साथ में वहां हो रहा था। तो क्या हो गया, वहां पे जो अत्याचार होता वो यहाँ पर भी होने लग जाएगा। एक तरीके से वो क्लास एंटागोनिज्म वहां से फैल के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसी बात में बोल रहे हैं कि ये लोग क्लास एंटागोनिज्म बढ़ाते हैं, एक वर्ग के खिलाफ हिंसा, एक वर्ग के खिलाफ नफरत पैदा होने लग जाती है इस तरीके ऑर्गेनाइजेशन से। पेट्रियटिज्म इज ए बॉर्जेस सेंटिमेंट। बॉर्जेस मतलब मध्यम वर्ग, जो देशभक्ति है ना, वो मध्यम वर्ग का काम है। देखो, जो निचला वर्ग होता है, जिसके पास पैसे धन दौलत कुछ नहीं होता बेचारे, वो तो दो टाइम की रोटी कमाने में लगे रहते हैं, वो देश की राष्ट्रीयता के बारे में कब सोचेंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलता सोचने का। और जो अमीर लोग होते हैं, उनको वो वैसे ही इन सबसे ऊपर हो जाते हैं, मतलब वो वैसे इतने ऊपर हो जाते हैं, वो पैसे के ऊपर ही राज कर रहे हैं, पैसे के दम पे राज कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीयता से मतलब जो होता है सबसे ज्यादा, वो तो मध्यम वर्ग को होता है ना। जैसे हम जैसे लोग मध्यम वर्ग, वही राष्ट्रीयता की भावनाएं गाते रहते हैं हमेशा। तो ये जो सेंटीमेंट है ना राष्ट्रीयता का, ये मध्यम वर्ग का सेंटीमेंट है, मध्यम वर्ग के मतलब बोल सकते इमोशंस हैं ये। द वर्कर्स मस्ट बी रेस्क्यूड फ्रॉम द शेकल्स ऑफ नेशनलिस्ट प्रेजुडिस। और जो वर्कर्स होते हैं ना, राइटर बोल रहे हैं कि वर्कर्स को बचाने की आवश्यकता है फ्रॉम द शेकल्स ऑफ नेशनलिस्ट प्रेजुडिस। अब नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट मतलब वही लोग जो राष्ट्रीयता की नाम पे मतलब अपनी अवधारणाएं, अपनी अपनी मतलब जो आइडियोलॉजी है उसको चलाते रहते हैं। तो वो अक्सर क्या होता है, क्योंकि वर्कर्स हो गए, उनके ऊपर ही वो अपना बोल सकते हैं अपनी आइडियोलॉजी को थोपते हैं, क्योंकि वर्कर्स बेचारे वो क्या होता है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे रहते हैं। तो जो नेशनलिस्ट होते हैं ना, वो ट्राई क्या करते हैं, वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई ये जो निचला वर्ग है ना, ये काम मजदूर वर्ग, इनको अपनी तरफ मिलाओ, मतलब क्योंकि देश के लिए कोई मतलब अगर देश की भावना जगानी है तो सबसे पहले निचले वर्ग में जगाई जाएंगी। ऊंचले जो पैसे वाले वर्ग है ना, वो तो वैसे ही थोड़े से होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं, उनमें कोई, उनको पता है ये समझदार पढ़े लिखे पैसे वाले लोग हैं, ये वैसे ही किसी बातों में नहीं आने वाले। तो इसलिए मजदूर वर्ग, निचले वर्ग को सबसे पहले फंसाया जाता है राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा कि इनको अपने जाल में लाओ, इनको अपने हिसाब से चलाओ, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं राधाकृष्ण जी की वर्कर्स को सबसे पहले बचाना पड़ेगा इन राष्ट्रवादी जो ऐसी 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 जो प्रेजुडिस मतलब होता है बेसिकली कि आपने किस चीज को एक तरीके से आप नजरिए से देखते हैं तो आप उसी नजरिए से देखेंगे। तो नेशनलिस्ट प्रेजुडिस, जो नेशनलिस्ट सोच वाले जो लोग होते हैं इनसे वर्कर्स को बचाना पड़ेगा। माई कंट्री इज माई क्लास सेज बोल्शेविस्ट। बोल्शेविस्ट, बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था रशिया का, जो 1917 का जो आंदोलन था ना, वो बोल्शेविक आंदोलन बोलते हैं। तो जो बोल्शेविस्ट थे ना, वो कहते थे मेरा कंट्री ही मेरी क्लास है, यानी कि मेरा देश ही मेरा वर्ग है, मतलब मेरा देश वर्गों में नहीं बटा हुआ है, मैं नहीं वर्ग, मतलब मेरा जो देश है ना वही मेरा वर्ग है। जो बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं तुम किस जात के हो, मैं उस जात का हूँ, मैं उस जात का हूँ, तो कई लोग होते हैं मेरा देश ही मेरी जात है ना, मैं भारतीयता मेरी जात है, कि मैं इंडियन हूँ, यही मेरी जात है। तो ये चीज बोल्शेविस्ट बोलते थे कि मेरा देश ही मेरी क्लास है। एंड दी एंड and until the class antagonisms are set at rest there cannot be true democracy। तो वो ये कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ये वर्ग के नाम पे जो नफरत फैला रहे हो ना, ये जब तक शांत नहीं होती है ना,
ट्रू डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लेबर लोग लेबरों की सोचेंगे और दूसरों के खिलाफ जाएंगे, सोशलिस्ट सोशलिस्ट की सोचेंगे और दूसरों के खिलाफ जाएंगे, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट की सोचेंगे दूसरों के खिलाफ जाएंगे। भले ही ये कितनी राष्ट्रीयता की बात कर ले, परंतु एक वर्ग के लोग हैं ये एक क्लास, एक वर्ग की खैर खबर लेने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग हमेशा अपने वर्ग का फेवर और दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। ठीक है, इसलिए डेमो मतलब राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में शांति या ट्रू डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब ये क्लास के नाम पे नफरत बंद हो जाए, वर्ग के नाम पे नफरत बंद हो जाए। तो देखो, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट माइंड्स, यानी कि एक समुदाय, एक कम्युनिटी की जो राजनीतिक जीवन है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने इंडिपेंडेंट माइंड्स हैं, यानी उस कम्युनिटी में कितने आजाद दिमाग घूम रहे हैं, यानी कितने आजाद लोग, एंड विल्स विच कंपोज इट, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो खुद सोचने समझने की शक्ति रखते हैं या उनको सोचने समझने की आजादी प्राप्त है, यानी वो एक बड़ी ताकत के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको पूरी आजादी है कि वो कैसे क्या करना चाहते हैं, सोच समझ के अपने डिसीजन ले पाते हैं। ये एक कम्युनिटी की जो राजनीतिक जीवन है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कितने लोग इंडिपेंडेंट है। मतलब सपोज एक कम्युनिटी है, उसमें सबके सभी लोग किसी एक आदमी के कहने पे चलते जा रहे हैं, तो फिर उस कम्युनिटी की राजनीतिक अवस्था कैसी होगी? वहाँ कुछ नहीं, सबके सब गुलाम की तरह ही हैं, एक ने जो बोल दिया सब वैसे कर रहे हैं। और जहां पर सभी को सोचने समझने की शक्ति है, तो पता चलता है कि उस कम्युनिटी की कंडीशन कैसी होगी, उसकी उसकी विचारधारा बहुत ऊंची होगी उस कम्युनिटी की, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से मतलब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी को मतलब सोचने समझने की शक्ति है, पावर है, फ्रीडम है ना, तो उसका कम्युनिटी का विकास भी होगा। फिर द प्ले ऑफ थॉट एंड एक्शन इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी की के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि सोचने और समझने और कार्य करने की क्षमता सभी को मिले, यानी प्ले ऑफ थॉट एंड एक्शन, पहले सोचना और फिर एक्शन ले पाना, इसकी फ्रीडम सभी को मिलनी चाहिए। तभी एक कम्युनिटी की मतलब सही तरह से उसका डेवलपमेंट हो सकता है। उसकी जो हेल्थ, एक कम्युनिटी की हेल्थ किस पे निर्भर करती है? लोगों की सोचने समझने और कार्य कर पाने की क्षमता, वो होनी चाहिए। दिस कैनॉट बी हैड इन द प्रेजेंट अरेंजमेंट। परंतु आज का जो अरेंजमेंट है, यानी किस अरेंजमेंट की बात कर रही है? डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं राधा कृष्ण जी, कि जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है, अभी जो डेमोक्रेसी चल रही है ना, इस डेमोक्रेसी में तो ये होना मतलब हो नहीं सकता, मतलब ये संभव नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक अरेंजमेंट हो रहा है कि कुछ लोग ही राज कर रहे हैं, उनके अनुसार ही सब चले जा रहे हैं। वी मस्ट स्ट्राइव फॉर सम बेटर वे ऑफ कंडक्टिंग ह्यूमन अफेयर्स देन द लॉटरी ऑफ द बैलेट बॉक्स। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमको कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा हम मानव जीवन को चलाने के लिए इस बैलेट बॉक्स की लॉटरी के अगेंस्ट। मतलब देखो, बैलेट बॉक्स की लॉटरी का मतलब क्या है यहाँ पे? ऐसा है कि पहले पर्चे बैलेट बॉक्स होते थे, मतलब पर्चे। आजकल तो हम मशीन में जाते हैं और वोट डालते हैं, है ना, कि ये बटन दबा दो, इस पार्टी को वोट चला गया, इस कैंडिडेट को। पहले पर्चे डालते थे, है ना, उन पर्चे उस बैलेट बॉक्स में डालते थे, उन पर्चों को, उसे बैलेट बॉक्स बोलते हैं ना। तो पहले ऐसे ही होते थे चुनाव। तो उसी के लिए बोल रहे हैं राधा कृष्णन जी कि भाई हम लोग को कोई दूसरा तरीका, अच्छा तरीका निकालना पड़ेगा, एक तरह से हमारे जीवन को चलाने के लिए, राजनीति को चलाने के लिए, ह्यूमन अफेयर्स को चलाने के लिए। इस बैलेट बॉक्स की जो लॉटरी, उसे तो लॉटरी बता रहे हैं, बैलेट बॉक्स में जो चुना गया वो तो लॉटरी के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसमें तो भाई बोल सकते हैं अज्ञानी लोग भी हो गए, है ना, स्वार्थी लोग भी हो गए, सभी वोट डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो चुना जाएगा वो भाई राम ही जाने कौन चुना जाएगा। मतलब अगर सब लोग सोच समझ के वोट डाल के चुने तो एक सही व्यक्ति चुना जाए, परंतु जब लोग सोच समझ के नहीं चुने रहे तो कोई भी निकल के आ सकता है। लॉटरी में क्या होता है, कुछ पता नहीं था कौन जीतेगा, भाई उठाया, एक अंधे में लॉटरी निकल आती है, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो ये तो उसी तरीके से चल रहा है यहाँ राजनीति में, कि भाई कोई सोच समझ के तो किसी को चुना नहीं जा रहा, सब अंधे में चुन रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इस बैलेट बॉक्स की लॉटरी के अलावा हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। मतलब हमें सत्ता में आने के लिए जो डेमोक्रेसी में ये चुनने का जो तरीका है, इस तरीके को चेंज करना पड़ेगा, कुछ और तरीका चुनना पड़ेगा, मतलब कुछ कोई और तरीका डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। तो बच्चों, ये है डेमोक्रेसी ऐसे, कि राधा कृष्ण जी के क्या व्यू है डेमोक्रेसी के बारे में, और वो क्या चाहते हैं एंड में, कि डेमोक्रेसी में क्या बदलाव होना चाहिए, कि चुनने का जो तरीका है ना वो बदलना पड़ेगा हमको। राजनीतिक मतलब जो हमारे प्रतिनिधित्व चुनने का तरीका है ना वो बदलना पड़ेगा, ये वो चाहते थे। तो बच्चों, ये अपना ऐसे, चाहो तो आपको मैं मतलब बेसिकली मतलब इस ऐसे के नोट्स भी अगर मैं चाहूँ तो प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ कुछ बना बनू के, परंतु कितनी जल्दी हो पाएगा मैं इसमें डाउट है थोड़ा सा, फिर मैं ट्राई करूंगा, है ना। तो बच्चों, मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा, ठीक है, जल्दी। टिल देन, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर। और ये लेक्चर आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं जल्दी मिलता हूँ।